हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 332 में। दोस्तों, जो हमारी साइंस की पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने समतल दर्पण के बारे में जान लिया था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु का आकार कैसा रहता है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं। मैंने कल आपको बताया दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। पहला कौन सा? समतल दर्पण, जिसके बारे में हमने बातचीत कर ली। दूसरा कौन सा है दोस्तों? वो होता है गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा है दोस्तों? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने देख लिया था। वापस 2 मिनट के लिए देख लो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। वस्तु के आकार यानी वस्तु के समान। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अगर हमको यानी किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए उस वस्तु की लंबाई का हाफ क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? दर्पण लेना पड़ेगा। अगली बात, अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति v मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो हमें समतल दर्पण में देखने पर आभास होगा कि वह व्यक्ति की चाल 2v वेग मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है दोस्तों, आज बात करते हैं गोलीय दर्पण की। कौन से दर्पण की दोस्तों? गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मैंने बताया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, जो गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तल दर्पण, एक तो उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? तो दूसरा होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अगर इसको देखें तो इसको तो बोलते हैं कॉन्वेक्स दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसको देखें तो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, यानी अगर और नाम देखें तो उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिसारी दर्पण। अब बात कि भाई इनका निर्माण कैसे होता है। देखो दोस्तों, मुख्यतः क्या है? गोलीय दर्पण, यानी ये कोई गोला है। ये क्या है दोस्तों? कोई गोला है। ये गोले का क्या है दोस्तों? सेंटर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? गोले का सेंटर हो गया। अब बात ये आए कि भाई इनमें से कौन सा तो उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। और एक में तो दोस्तों मैंने यहां पे पॉलिश कर दी, और इधर इसमें दोस्तों यहां पे पॉलिश कर दी। अब बात आती है दोस्तों कि ये वाला दर्पण तो कौन सा है? तो ये वाला दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये वाला कौन सा दर्पण है दोस्तों? ये वाला है उत्तल दर्पण। कैसा है दोस्तों? उत्तल दर्पण। याद कैसे रखोगे दोस्तों? याद रखने के लिए जिसका तल धसा हुआ हो, क्या हो? तल धसा हुआ हो, वो तो कौन सा रहेगा? अवतल दर्पण। यानी ये देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है? कटोरनुमा, यानी ये वाला तल है जो क्या है? धसा हुआ है। इसमें जिसका तल ऊपर उठा हुआ हो वो कौन सा दर्पण होगा दोस्तों? तो वो होगा उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर या अपसारी दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो यानी
मैं इसका लिख सकता हूं उत्तल दर्पण का भाग उभरा हुआ होता है, यानी उत्तल दर्पण का तल उभरा हुआ रहता है, क्या रहता है दोस्तों? उभरा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण का तल कैसा रहेगा? अवतल दर्पण का तल धंसा हुआ रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? धंसा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, इसका उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। कैसे याद रखना है? अब एक बात बताओ, इसका तल उभरा हुआ है, इस पर कोई चीज डालेंगे तो सीधी बात है फैलेगी। क्या होगा दोस्तों? फैलेगी। मान लो इसका आकार मैंने ये आकार का है, यानी उत्तल दर्पण अपना क्या है? इस आकार का है। मैं इस आकार पे कोई चीज डालूं तो वो क्या है? फैलेगी। तो यानी इसका कार्य क्या होता है? उत्तल दर्पण का जो कार्य होता है प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है दोस्तों? प्रकाश किरणों को फैलाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से अपसारी दर्पण पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। इसका तल कैसा होता है दोस्तों? उभरा हुआ रहता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है दोस्तों? प्रकाश किरणों को फैलाता है, यानी जो अपनी प्रकाश होता है उसको फैलाता है। दूसरी बात, अब अवतल दर्पण की बात आए तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। क्या करता है दोस्तों? प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक जगह केंद्रित करता है। कहने का मतलब एक जगह केंद्रित करता है। इसका उपयोग कहां पे करते हैं दोस्तों? यानी एक मिनट दोस्तों, वापस देखो, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला कौन सा? उत्तल दर्पण दोस्तों। दूसरा कौन सा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्वेक्स के नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण को कॉनकेव के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। कार्य क्या होता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रकाश किरणों को फैलाता है। ठीक है, अगले अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है? प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण भी कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का जो तल है वो कैसा है? धंसा हुआ है। कैसा है? धंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगली इनकी बात आती है कि जो उत्तल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा रहता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण है इसमें जो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार वो रहता है दोस्तों आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ठीक है दोस्तों, कैसा रहेगा? आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और वस्तु से छोटा रहेगा। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार रहता है वो दोस्तों कैसा होता है? आभासी होता है, यानी काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा। इसको काल्पनिक भी बोल सकते हो दोस्तों। क्या बोल सकते हो? काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण में आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। आभासी को काल्पनिक बोल सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होता है दोस्तों वास्तविक होता है
उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है, वस्तु से बड़ा भी होता है दोस्तों, और आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु से बड़ा भी होता है, वस्तु से बड़ा भी। यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार बनेंगे वो वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, बराबर, वस्तु से बड़ा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसमें केवल आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, इसमें सारे आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली बात आए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग जो अपनी गाड़ियां होती है, बड़ी गाड़ियां, यानी जो मोटरसाइकिल हो गई या चाहे ट्रक हो गई, जो साइड में जो मिरर लगे हुए होते हैं, साइड में जो शीशे लगे हुए होते हैं, यानी दर्पण लगा हुआ होता है, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। यानी मैं कह सकता हूं वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं। मिरर यानी दर्पण। जो वाहनों का जो साइड में जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़े वाहनों को एक छोटे वाहनों के रूप में कन्वर्ट करता है। यानी चाहे कितना भी बड़ा साधन हो, मोटरसाइकिल का जो दर्पण लगा होता है मोटरसाइकिल में साइड वाला, वो छोटा सा दर्पण होता है, उसमें पीछे से अगर कोई बड़ा साधन आ रहा है वो भी दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी आपसे पूछे वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, तो कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों। दूसरा पूछा जाता है वाहनों के यानी जो ड्राइवर है उसके आगे, यानी जो गाड़ी है उसमें ड्राइवर के आगे जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो भी कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। तो मैं लिख सकता हूं ड्राइवर के आगे लटका हुआ दर्पण, वो भी कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है, जिसको हैंगिंग मिरर बोलते हैं। और इसको कह सकता हूं दोस्तों पार्श्व या पार्श्व दर्पण। क्या कह सकता हूं दोस्तों? पार्श्व दर्पण। क्या कह सकता हूं? पार्श्व दर्पण। यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब बात आती है इसकी। ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो होता है सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट हो गई, टॉर्च लाइट हो गई, सोलर कुकर हो गया, दंत चिकित्सक के पास दाढ़ी बनाने वाले दर्पण आदि में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आदि में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों। सर्च लाइट हो गई, टॉर्च लाइट हो गई, सोलर कुकर हो गया, दंत चिकित्सक के पास हो गया, दाढ़ी बनाने वाले जाने जिसको बोलते हैं सेविंग मिरर। अगली बात दोस्तों और होते हैं जो जैसे वाहनों की हेडलाइट में, लेजर लाइट में
इन सभी में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वापस से देख लो दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? आभासी होता है दोस्तों, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। आभासी को काल्पनिक भी बोल सकता है, ठीक है दोस्तों। अब उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे का जो दृश्य होता है उसको देखने के लिए, जो वाहनों में साइड में जो लगे हुए दर्पण होते हैं उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण का। कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ड्राइवर के आगे लटका हुआ दर्पण, यानी आप जो बड़ी गाड़ी होते हैं जैसे कार वगैरह होती है उसमें ड्राइवर के आगे एक छोटा सा दर्पण लगा हुआ होता है अंदर, गाड़ी के अंदर, तो वो पीछे का दृश्य देखते हैं। तो यानी कार्य क्या कर रहा है? वो पीछे का दृश्य देखने का। तो वो दर्पण भी कौन सा है दोस्तों? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। बात आती है अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी आकार वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, या बराबर बनेगा, या वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। वो आपको कंडीशन बता देंगे कब कैसा बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का। तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है, टॉर्च लाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। दंत चिकित्सक के पास, यानी जो दांतों का जो डॉक्टर होता है उसके पास जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? अवतल दर्पण होता है। यानी और अगली बात, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण यानी शेविंग मिरर जिसको बोलते हैं, उसमें भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। वाहनों की जो हेडलाइट होती है, यानी जहां से वो टॉर्च निकालता है, उसमें भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। लेजर लाइट में भी कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रकाश को अधिक दूरी तक भेज सकता है, तो दोस्तों जो प्रकाश को लंबी दूरी तक भेजने का कार्य कौन से दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का। क्योंकि यह प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है तो वो सीधा दूर तक जाता है। और ये क्या करता है? उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है तो ये कम दूरी तक जाता है। इसका प्रकाश क्या होता है? कम दूरी तक जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है दर्पण से संबंधित जो शब्दावली आती है, यानी दर्पण से संबंधित जो शब्दावली पूछा जाता है कि भाई इसमें पोल कौन सा होता है, मुख्य अक्ष कौन सा होता है, फोकस दूरी कौन सी होती है, वक्रता त्रिज्या कौन सी होती है, उसको देखते हैं। यहां से दोस्तों आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। अपनी हेडिंग रहेगी दोस्तों दर्पण से संबंधित शब्दावली। दर्पण से संबंधित शब्दावली। ठीक है दोस्तों, यानी देखो दोस्तों, इसका ये वाला बिंदु तो हो गया दोस्तों सी, जिसको बोलते हैं सी बराबर क्या होगा? वक्रता। सी बराबर क्या होगा दोस्तों? वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, मान लो m हो गया m1, ये हो गया m2। तो m1 व m2 क्या होंगे? तो ये होंगे दोस्तों द्वारक। क्या होंगे? द्वारक। ठीक है दोस्तों, यानी ये इसको काट रहा है दोस्तों। ठीक है, अगली बात ये आए यहां से, यानी सेंटर से होते हुए ये गई इधर, ये वाली आई, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको, ये होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। ये अपना सेंटर हो गया दोस्तों। क्या हो गया? सेंटर होगा। क्या हो गया? सेंटर होगा। ठीक है दोस्तों, और इसको जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है दोस्तों,
इसको बोलते हैं पी यानी पोल यानी ध्रुव। क्या बोलते हैं दोस्तों? पी पोल यानी ध्रुव। ये हो गया वक्रता केंद्र। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। इनके मध्य में जो ये वाला होता है दोस्तों, बीच पॉइंट होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, पोल और वक्रता केंद्र के मध्य में जो पॉइंट होता है, यानी ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम दोस्तों मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ठीक है दोस्तों, जिसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात यह आई, ये एफ हो गया। मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में की जो ये दूरी होती है, ये वाली, यानी यहां से ये वाली, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, अब बात आई कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो सेंटर और पोल, यानी वक्रता केंद्र और पोल के मध्य की जो दूरी होती है, यानी ये यहां से कंप्लीट दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या यानी आर। ठीक है दोस्तों, वापस देख लो, ये तो क्या हो गया दोस्तों? सेंटर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सेंटर हो गया। ये वाली लाइनिंग हो गई, मध्य से जो गुजरी, इसको बोला मुख्य अक्ष। क्या बोला दोस्तों? मुख्य अक्ष। सेंटर और पोल के जो मध्य दूरी होती है, सेंटर और पोल यानी यहां से और ये वाली दूरी, इसको बोलते हैं दोस्तों वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। सेंटर और पोल के जो मध्य बिंदु होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों मुख्य फोकस, जिसको किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक है दोस्तों, मुख्य फोकस और पोल के मध्य जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। यानी मुख्य फोकस और पोल के मध्य की जो दूरी होती है, वो क्या होती है दोस्तों? फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ भी लिया जाए। दूसरी बात ये आती है दोस्तों, जो फोकस दूरी, जो वक्रता त्रिज्या होती है। क्या दोस्तों? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दोस्तों, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दुगनी होती है। कितनी होती है दोस्तों? दुगनी होती है। क्या होती है दोस्तों? फोकस दूरी की दुगनी होती है। कहने का मतलब, अगर फोकस दूरी 2 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों? 4 रहेगी। 4 रहेगी। कितनी रहेगी? 4। यानी मैं लिख सकता हूं R बराबर 2F। R बराबर 2F, या मैं इसको लिख सकता हूं F बराबर R/2। यह लिख सकता हूं F बराबर R/2। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकता हूं? R बराबर 2F या F बराबर R/2। शायद दोस्तों मेरे हिसाब से किसी भी भाई या बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, इसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण है, उसके लिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वापस देख लो, वास्तविक बनेगा। इसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक बनेगा। बिंदु के वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, छोटा बड़ा बराबर, छोटा बड़ा बराबर आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कैसे बनता है। मान लो दोस्तों, एक बार मैं आपको
चलो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये अपने पास कौन सा दर्पण हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। इसका ये वाला बिंदु क्या हो गया दोस्तों, पोल हो गया। क्या हो गया, पोल। ये गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इधर ये भी क्या रहेगा दोस्तों, मुख्य अक्ष। क्या रहेगा, मुख्य अक्ष। क्या रहेगा दोस्तों, मुख्य अक्ष। इसमें ये वाला क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे सेंटर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सेंटर यानी वक्रता केंद्र। क्या हो गया दोस्तों, वक्रता केंद्र यानी सी। वक्रता केंद्र और पोल के मध्य में जो बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य फोकस। ये हो गए द्वारक M1 और M2। अब बात ये आती है दोस्तों, इधर भी वही रहेगा ना, यही। अब बात ये आती है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक है। अब दोस्तों अगर 10th की बुक देखते हैं, पूरा डायग्राम देखते हैं, तो वो देख लेना 1 मिनट पहले, तो उसको देखते हैं। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, यानी कोई वस्तु कहां पे रखी हुई है, यहां पे, या वस्तु कहां पे, यहां पे, या तो वस्तु यहां पे या वस्तु यहां पे। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर रखी हुई है। किसके, मुख्य अक्ष के समांतर रखी हुई। अगर कोई वस्तु कहां पे रखी हुई है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां पे, अनंत पे। कहां पे, अनंत पे। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, यानी अगर ये यहां से कोई वस्तु का जो फोकस है कहां पे पड़ेगा, अवतल दर्पण पे पड़ेगा, तो जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा दोस्तों, यानी यहां पे बनेगा। कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पर। कहां पे बनेगा दोस्तों, मुख्य फोकस पर। इधर देख लेना, अगर ये नीचे की साइड रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां से, यहां से वापस कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पर। कहां पे बनेगा दोस्तों, मुख्य फोकस पर। वापस देख लो, 10वीं में आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा, 10वीं में तो आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा, और अपन का जो एग्जाम है उसमें सीधे पास करने के लिए केवल याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी जो आपको 10th की जो बुक में मिलेगा वो कुछ इस प्रकार डायग्राम मिलेगा। अब बात यह आती है कि वस्तु कहां पे रखी थी, अनंत पर रखी थी, मुख्य अक्ष के समांतर अनंत पे रखी थी, चाहे वो वस्तु ऊपर की ओर हो चाहे वो नीचे की ओर हो। काटा कहां पे, मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। बिंदु के आकार का बनेगा, यानी अत्यधिक, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा। अब बात यह आ गई साहब, वास्तविक उल्टा क्यों बना, क्योंकि जो वस्तु है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण की बाईं ओर ही तो बन रहा है दोस्तों, यानी इधर जिससे प्रकाश की किरण आ रही है वहीं से तो प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है, अगली बात क्या आती है दोस्तों, यहीं पे देख लेना, इसको रफ कर रहे हैं। यानी अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा दोस्तों, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। कहां पे बनेगा दोस्तों, मुख्य फोकस पर। दूसरी बात, यानी एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आती है, यानी वस्तु पहली कंडीशन में कहां पे रखी थी, यहां पे। दूसरी कंडीशन आती है, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, यानी वस्तु कहां पे हो, यहां पे हो। पहली कंडीशन में यहां पे, अब वस्तु कहां पे हो, यहां पे हो। ठीक है दोस्तों, और जो प्रतिबिंब बना था दोस्तों
पहली वस्तु का, यानी पहली वस्तु कहाँ पे रखी थी, अनंत पे, प्रतिबिंब बना था मुख्य फोकस पे, ये डाल रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना। एक नंबर से यानी वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, मुख्य फोकस पर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, दूसरी कंडीशन है वस्तु कहां पे रखी हुई है, वक्रता के अंदर और अनंत के मध्य। कहां पे रखी हुई है दोस्तों, वक्रता के अंदर और अनंत के मध्य। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दोस्तों देखना, वस्तु ये रख ली, यहां से अवतल दर्पण पे डाला प्रकाश, यानी ये डाल दिया। अब कंडीशन ये आती है, कंडीशन ये आती है दोस्तों कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होता है, प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होता है। ठीक है दोस्तों, कंडीशन क्या आती है कि भाई प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होता है। ये वस्तु 2 नंबर की है, ये प्रकाश डाला, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा दोस्तों वो कहां पे होगा, कहां पे होगा दोस्तों, देख लो कहां पे होगा। यानी जब वस्तु कहां पे हो दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र, कहां पे, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा दोस्तों वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में। यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होगा दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं एफ, यहां पे सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होगा दोस्तों, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यहां पे तो अत्यधिक छोटा, यहां पे कैसा, छोटा, कैसा दोस्तों, छोटा। ठीक है दोस्तों, वापस देख लो, आपसे कंडीशन पूछा जाए, ये कंडीशन अपनी कौन सी हो गई, 2 नंबर की। यानी वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में। कहां पे दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में। कहां पे, मुख्य फोकस के मध्य में। ठीक है दोस्तों, अगली कंडीशन देखते हैं अब अपन। अगली कंडीशन क्या होती है अब हमारी, यानी हमारी 2 कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, अब वस्तु कहां पे है, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां पे है, वक्रता केंद्र पर। यानी वस्तु कहां पे, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां पे है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो जो प्रतिबिंब का निर्माण है दोस्तों, जो कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा, वही सेंटर पे ही बनेगा। कहां पे बनेगा, सेंटर पर बनेगा। वापस देखो दोस्तों, वस्तु कहां पे रखी हुई है, वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी कहां पे होगा दोस्तों, उसी जगह होगा। कहां पे, सेंटर पे। कहां पे, सेंटर पे। कहां पे होगा दोस्तों, सेंटर पे। यानी प्रतिबिंब का निर्माण भी कहां पे होगा, सेंटर पे। कहां पे, सेंटर पे। अब बात ये आती है प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा। तो दोस्तों प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और वस्तु के बराबर। 2 कंडीशन हो गई, देख लो दोस्तों, वास्तविक, उल्टा और छोटा हो गया। ठीक है, अब यहां पे वास्तविक, उल्टा और कैसा है, बराबर है। कैसा है, बराबर है। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहां पे हो, वक्रता केंद्र पर। कौन से दर्पण में, उत्तल अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में दोस्तों, अवतल दर्पण में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी कहां पे बनेगा दोस्तों, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है दोस्तों, यानी 3 कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन देखते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं।
अब दोस्तों वस्तु कहाँ पे आती है, वस्तु आती है चौथी कंडीशन में, सेंटर यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में। कहाँ पे, यहाँ पे। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा, अब मैं सीधा सीधा बता देता हूं दोस्तों। प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और अनंत के मध्य में, यानी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। कहाँ पे, वापस देख लो दोस्तों, वस्तु तो कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे, ऐसे तीर लगा रहा हूं दोस्तों। वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे। कौन सी कंडीशन में, चौथी कंडीशन में। यहाँ पे कहाँ पे, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में। कहाँ पे दोस्तों, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में जब वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सेंटर यानी वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में, यानी यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे। अब जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा चौथी कंडीशन में, यानी सेंटर और अनंत के मध्य में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों। यहां तक तो देखो छोटा बन गया, यानी बिंदु के आकार का, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बराबर। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों, किससे, वस्तु से बड़ा। अगली कंडीशन देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु कहां पे रखी हुई हो, चार कंडीशन हो गई। जब वस्तु कहां पे रखी हुई हो, मुख्य फोकस पर, पांचवी कंडीशन। क्या है दोस्तों, पांचवी कंडीशन। जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां पर, अनंत पर। कहां पर दोस्तों, अनंत पर। वस्तु कहां पे रखी हुई है, फोकस पर। कहां पे दोस्तों, फोकस बिंदु पर, जिसको मुख्य फोकस बोला है, मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होगा दोस्तों, अनंत पर। कहां पे होगा, अनंत पर। यानी आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होगा, अनंत पे होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट आया है। तो कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है दोस्तों। अब एक कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जब वस्तु मुख्य फोकस और पोल, जब वस्तु मुख्य फोकस और पोल यानी 6 नंबर पर रखी हुई है, यानी कहां पे, मुख्य फोकस और पोल के मध्य रखी हुई है, तो दोस्तों प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होगा। कहां पे होगा, दर्पण के पीछे होगा। कहां पे होगा दोस्तों, दर्पण के पीछे होगा। कहां पर, मुख्य फोकस पर। कहां पर, दर्पण के पीछे एफ पर होगा। कहां पे, एफ पर होगा। वस्तु का आकार कैसा रहेगा दोस्तों, आभासी रहेगा। क्या रहेगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा, सीधा रहेगा और बड़ा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, बड़ा रहेगा। जब वस्तु कहां पे रखी हो, पोल और मुख्य फोकस के मध्य में। कहां पे दोस्तों, पोल और मुख्य फोकस के मध्य में जब वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होगा, एफ पर होगा, यानी दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। कहां पे दोस्तों, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शायद अवतल दर्पण की जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, आकार है, इसमें मेरे हिसाब से किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसकी अपन सीधा सीधा देख लेते हैं शब्दावली। यानी पहली कंडीशन होती है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। यहां पे हो गया दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति।
वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कहने का मतलब दोस्तों, पहली कंडीशन, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पर। कहां पे हो, अनंत पर। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहां पे होगा, एफ पर, यानी मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक रहेगी, वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक छोटा। वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक छोटा। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत व सेंटर के मध्य हो, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी दोस्तों वो रहेगी एफ व सी के मध्य, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे रहेगी, वास्तविक रहेगी, उल्टा रहेगा और छोटा रहेगा। क्या रहेगा, छोटा। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, जब वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहां पे रहेगी, सेंटर पे रहेगी। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बराबर। चौथी कंडीशन, जब वस्तु कहां हो, सी व एफ के मध्य, के मध्य। तब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा दोस्तों, सी व अनंत के मध्य, सी व अनंत के मध्य। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा, वस्तु से बड़ा। पांचवी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जब वस्तु कहां पे हो, एफ पर हो। कहां पे हो, एफ पर। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होता है, अनंत पर। कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। क्या होता है, अत्यधिक बड़ा। एक छठी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जब वस्तु कहां पे हो, एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य। प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों दर्पण के पीछे। कहां पे, एफ पर। कहां पे, एफ पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब का जो निर्माण है, उत्तल दर्पण से संबंधित। तो दोस्तों सीधा सीधा बता देता हूं, उत्तल दर्पण, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब, यानी मैं इसका बता देता हूं दोस्तों, सीधा सीधा याद रखना। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। क्या बनता है दोस्तों, छोटा बनता है। कहां पे दोस्तों, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पर रखी जाती हो। वापस देख लो दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है दोस्तों। वापस देखो, जब वस्तु कहां पे रखी हो दोस्तों, अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों।
दूसरी कंडीशन क्या होता है दोस्तों उत्तल दर्पण में? पहली कंडीशन देख ली, जब वस्तु कहाँ पे हो दोस्तों? अनंत पर हो, यानी वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों? उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत के अलावा, किसके अलावा? अनंत के अलावा किसी भी स्थान पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होगा। कहां पे? दर्पण के पीछे होगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य होगा। कहां पर? ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है दोस्तों, यानी मैं लिख सकता हूं जब वस्तु अनंत के उत्तल दर्पण, जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत के अलावा जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत के अलावा कहीं पर भी रखी जाती है, कहीं पर भी रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य, ध्रुव मुख्य फोकस के मध्य आभासी, सीधा और छोटा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण में केवल ये दो कंडीशनें होती है। ठीक है, वापस देख लो। मुख्य फोकस, यानी जब वस्तु कहां पे हो? उत्तल दर्पण में। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। अनंत के अलावा कहीं पर भी हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे भी कहां पे बनेगा दोस्तों? ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य में, यानी P व F के मध्य में। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात देखते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ठीक है दोस्तों। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V होता है दोस्तों U और F तो होता है दोस्तों फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। क्या होता है दोस्तों? फोकस दूरी। U होता है वस्तु की दूरी। ठीक है दोस्तों, और V क्या होता है दोस्तों? V होता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति। ठीक है दोस्तों, अब बात यह आती है दोस्तों कि जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण, फोकस दूरी कौन सी? फोकस दूरी अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण दोस्तों? अवतल दर्पण प्लस अवतल लेंस, दोनों में क्या लेनी है दोस्तों? माइनस लेनी है। क्या लेनी है दोस्तों? माइनस लेनी है। ठीक है दोस्तों, क्या लेनी है? माइनस लेनी है। और वस्तु की दूरी भी क्या लेनी है दोस्तों? माइनस लेनी है। क्या लेनी है दोस्तों? माइनस लेनी है। ठीक है, अगर आपसे फोकस दूरी पूछे तो उत्तल दर्पण प्लस उत्तल लेंस, इसमें क्या लेनी है दोस्तों?
प्लस लेनी है। क्या लेनी है? प्लस। ये क्या रहेगी? नेगेटिव। ये क्या रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से न्यूमेरिकल बेस आते हैं, वो कर लेना। आपको किसी दो की देगा या त्रिज्या देगा, यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेना। ठीक है, वापस देख लो। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है दोस्तों, अब एक नोट डालना है आपको। नोट क्या कहता है? क्या डालोगे दोस्तों? नोट डालोगे। क्या डालोगे? नोट। और नोट क्या कहता है दोस्तों, वो देखते हो। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी रेखीय आवर्धन बराबर v/u। ये तो हो गया प्रतिबिंब की लंबाई और ये हो गया वस्तु की लंबाई। क्या हो गया दोस्तों? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की दूरी। ठीक है दोस्तों, वापस से देख लो दोस्तों। रेखीय आवर्धन को किससे इससे दर्शाते हैं? ये किसको दर्शाएगा? प्रतिबिंब को। किसको? प्रतिबिंब को। और ये किसको दर्शाएगा? दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी लंबाई वाले, यानी वस्तु की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है दोस्तों, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा जो दर्पण है वो कंप्लीट होता है। कल लेंगे हम लेंस को। किसको? लेंस को ले या अपवर्तन को ले, आपको करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारी क्लास इतनी रहती है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल RK क्लासेस 332 को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।